आज का मेरा ये वीडियो मोदी जी के लिए है। मोदी जी के लिए मेरा वीडियो है और इसलिए है मोदी जी के लिए मेरा ये वीडियो कि कोरोना के बाद जो प्रॉब्लम दिखने में आई है वो प्रॉब्लम कोई सक्षम व्यक्ति ही देख सकेगा और उसको समझ सकेगा। अभी जो एक तरह से लग रहा है कि हाँ ठीक है, और इम्पैक्ट उसके इम्पैक्ट को बहुत सी जगहों पर इम्पैक्ट को देखा है, बैड इम्पैक्ट को, जो बुरा असर पड़ा है। जैसे हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, सबसे ख़राब असर वैसे पड़ा है। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जिसको सिरे से नकार दिया गया है और लोग उसको अपनी याद में से भी निकाल रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आ रही है। अभी 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 आज के समय में वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसका असर जो है वो बहुत लंबे समय तक दिखेगा और इवन उसका असर पीढ़ियों तक रहेगा। और वो एकमात्र चीज़ होती है एजुकेशन। आज जो ये सारी चीज़ें, बच्चे 1 साल से 1.5 साल से घर में हैं, पेरेंट्स के साथ है, ये चीज़ दिखने में बहुत अच्छी दिखी है। और अगर मैं पुरानी पद्धति की बात करूं तो मैं स्कूल की इस तरह की पद्धति का भी समर्थक नहीं रहा हूं। स्कूलों का विरोधी नहीं रहा हूं मैं, लेकिन स्कूलों में जो इस तरह की भेड़ चाल वाली पद्धति है उसका भी मैंने समर्थन नहीं किया है। उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जो बच्चे का बचपन खा जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो रही है स्कूल बैग, बच्चों का स्कूल बैग। कई बार यूनिफॉर्म भी ऐसी रहती हैं कि यूनिफॉर्म एक अलग मैटर हो जाता है। जो छात्राएं रहती, गर्ल्स छात्राएं, उनके यूनिफॉर्म एक अलग ही तरह के होते हैं कई स्कूलों में। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। और जो पुराना सिस्टम रहा है कोरोना के पहले का, जिसमें बच्चा अपना बैग लेके, स्कूल बैग लेके जाता था और स्कूल में मिलता था, बैठता था, सारे बच्चे होते थे, उस सिस्टम को सिरे से नहीं नकारा जा सकता। लेकिन हाँ, मैं उस सिस्टम का पूरी तरह हिमायती नहीं रहा हूँ। और अब आज जब ये चीज़ दिख रही है कि स्कूल एकदम से बंद हो गए हैं, बच्चे घर हैं पिछले 16-17 महीनों से, और उसके बाद बच्चों को जो एक गैदरिंग मिलनी चाहिए स्कूलों में जो गैदरिंग होती है वो आज ज़रूर दिक्कत दे रही है। स्कूलों में होने वाली गैदरिंग कोरोना पेंडेमिक की वजह से आज दिक्कत दे सकती है, या आज वो एहतियात के तौर पे, हम सावधानी के तौर पर उसे बंद कर दिया है और वो ज़रूरी भी है बहुत। लेकिन इसका जो असर पड़ेगा, इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो कई पीढ़ियों तक पड़ने वाला है। अब मैं कहता हूँ कि बच्चों की गैदरिंग जो अब नहीं हो रही उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि बच्चों की जो गैदरिंग होती थी उसमें 40, 50, 60, कहीं कहीं 70, कहीं कहीं 80 बच्चे भी एक क्लास में भेड़ों जैसे बैठे हैं। वेंटिलेशन कई जगह है और कई जगह नहीं भी है। वेंटिलेशन भी छोड़िए आप, प्रॉपर सनलाइट भी नहीं आ रहा, ऐसी जगहों पर भी बच्चे बैठे हैं। वो भी एक अलग समस्या थी। और अब आज एकदम से स्कूल बंद हो गए हैं और एकदम से आज सारी चीज़ें ही उलट पुलट हो गई है। और सबसे कम ध्यान जिस क्षेत्र के लिए गया है वो यही क्षेत्र है। आज जो 5वीं तक का बच्चा, अगर मैं बोलूं कि वो 2 साल से लगभग 12-16 महीने से अगर स्कूल नहीं गया है, तो ये उसके मस्तिष्क पर कई समय तक, दशक भर तक उसके मस्तिष्क पर ये प्रभाव और उसका ये असर रहने वाला है। और जो नॉर्मल सी है हमारे स्कूल जाने की, उसकी भी मैं कई बार वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। उसमें भी हमारे बहुत सी कमियां हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम बोलें तो वो चीज़ एजुकेशन के तौर पर साफ
से साफ हो गई, एकदम साफ सुथरी वाली साफ नहीं, एकदम साफ, ऑल क्लियर। वो दिमाग में से वो पढ़ाई के जो तंतु होते हैं वही एक तरह से खत्म हो गए हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना के पहले भी चली थी और कोरोना में बहुत ज़्यादा स्कोप इसको मिला भी है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि पूरे भारत, ओवरऑल भारत को अगर हम 135 करोड़ लोगों को अगर एक यूनिट बना लें, तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि एक छोटा सा टैब भी अगर हम देखें स्कूलों में, बच्चों के पास में, यदि एजुकेशन के पर्पज़ से देखें तो एक बच्चे को एक टैब चाहिए और वो 10,000 या 8,000 का तो आता ही है। घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो 16 से 20,000, 16 से लेकर 24,000 तक का ये खर्चा आ सकता है। एक नॉर्मल परिवार के लिए इस तरह के खर्च को, बच्चों के लिए टैब को रखना और उन्हें देना या कोई मोबाइल देना और या उस पर उसकी पढ़ाई करवाना, और ऑनलाइन तो आप समझते हैं 150-200 रुपये का एक रिचार्ज आता है और उसमें भी वाईफाई पे ही पढ़ाई अच्छी हो पाती, क्योंकि जो नेट मिलता है, मेरे पास जियो फाइबर है, जियो फाइबर की जो स्पीड है उस स्पीड से अगर आप कल्पना करें तो वो झुक गाड़ी जैसा है। उसमें भी मतलब मोबाइल में जो स्पीड मिलती है, वाईफाई की स्पीड भी अपनी जगह कहीं कम पड़ जाती है, लेकिन वाईफाई की स्पीड को अगर हम देखें और मोबाइलों में जो 4G के नाम पर जो स्पीड दी जाती है उसको कंपेयर करें तो भी अभी बहुत सफ़र ऐसा है जो बकाया है, बाकी है। प्रॉब्लम हमारे पास एक ही नहीं है। अगर हम बोले कोरोना के पहले सब ठीक था तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना के पहले गवर्नमेंट स्कूल और पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स के जो कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ बच्चे 10 साल के बच्चे 2-2 साल के, 3-3 साल, 4 साल के नर्सरी जैसे स्टैंडर्ड में 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे पढ़ रहे थे, वहीं ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर वर्ल्ड क्लास की पढ़ाई हो रही है। और फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग तो आप हिंदी और इंग्लिश तो छोड़िए, इंग्लिश तो मदर टंग की हो गई एक तरह से भारत में। फ्लुएंसी हिंदी और इंग्लिश या मातृभाषा, भारत की कोई भी मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और इंग्लिश का जो अंतर है वो तो है ही है। इस अंतर को पाट के भी कई लोग, मतलब इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज का अंतर को ख़त्म करके उन्होंने इंग्लिश को जीत लिया है, और इंग्लिश को जीत के वो कोई एक फॉरेन लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, रशियन, मैंडरिन, इटालियन, कोई भी एक ऐसी भाषा जो भारत के बाहर देशों में चलती है और मान्य है, तो वो उस लैंग्वेज में भी पारंगत हो रहे हैं। एक स्तर ये भी है स्कूलों का, हमारे यहाँ भारत में ही यही स्कूल है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है, अमेरिकन जो इंग्लिश की पढ़ाई है, और जो हमारे यहाँ पारंपरिक तौर पर जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसकी भी तो पढ़ाई है। भारत के बच्चे जो है यूपी, एमपी, बिहार, यहाँ के बच्चों को इंग्लिश में एक इतना हर्डल फेस करना पड़ता है कि उनका मस्तिष्क ही नहीं काम करता। वो कोई कमतरी नहीं है। आप अगर किसी इंग्लैंड के या इटली के बच्चे को जाकर बोलेंगे कि भैया संस्कृत में 4 लाइन बोलो, तो मुझे लगता है उनको नानी दादी सब याद आ जाएंगी अपनी, वो नहीं बोल पाएंगे। तो हम ये अपने बच्चों से अपेक्षा करें, क्योंकि वो माइंडसेट ही ऐसा बना है कि कोई, और हिंदी में अगर उनसे बात की जाए तो प्रकांड विद्वान होते हैं। बिहार की बेल्ट तो बहुत अच्छे IAS और मैथमेटिशियन भी पैदा करती है। यहाँ पर मैं, मालूम नहीं इस वीडियो में मैं आपको वो सही बात आप तक पहुँचा पाया हूँ कि नहीं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एजुकेशन का जो अंतर है वो एक स्तर पे नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर कई स्तर पर एजुकेशन का अंतर है। और मोदी जी से ये वीडियो में बना के ये कहना चाह रहा हूँ, और आप भी, मेरा नंबर है 9200114611, और यूट्यूब पर भी मैं अपनी जो लिंक है वो दे देता हूँ। और आपको लगता है इस तरह के वीडियो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ और अच्छे तरीके से बनाऊँ, तो इसमें जो आप सपोर्ट देना चाहते हैं वो बैंक डिटेल के माध्यम से दे सकते हैं। नंबर भी मैंने आपको 9200114611 बता दिया है, तो उस पर आप कर सकते हैं, और मैं इसमें और अपने अच्छे एफर्ट डाल सकता हूँ, इस तरह के वीडियो आपको ला सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो मोदी जी को यहाँ पर ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये है, और इस उद्देश्य को सफलता तब मिलेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को शेयर करें, या इस वीडियो को आधार रख के आप अपनी बात भी एक वीडियो के माध्यम से
2-3-4 मिनट का वीडियो या 1.5 मिनट का वीडियो बना के आप बोल सकते हैं। और ये बात को देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि हमें अपनी बात सक्षम लोगों तक पहुंचानी है। अच्छे लोगों को चुनना ही डेमोक्रेसी नहीं है, और अच्छे लोगों से अच्छे काम करवाना भी डेमोक्रेसी का एक काम है। तो मोदी जी को कहने का अर्थ ये है कि वो आज उनकी जो छवि है वही इस तरह के काम करा सकने में सक्षम है। क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल लॉबी, फार्मा लॉबी जिसे कहते हैं, दवाई वाली या हॉस्पिटल वाली, एजुकेशन लॉबी, हमारे यहाँ लॉबी इतनी ज़्यादा हावी है, और वो उनके मलाई खाने वाले लोग इतने सक्षम पदों पर बैठे हैं कि वो नहीं चाहते, आसानी से कभी वो सरेंडर नहीं करेंगे कि उनके हाथ से सत्ता निकल जाए। और मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना ही नहीं, अपने पीढ़ियों का भी इसमें नुकसान करते हैं। भारत के और उसके बच्चों का नुकसान तो होता ही है, हमारे गली मोहल्ले, देश, शहर, राज्य, फिर देश, इनके बच्चों का नुकसान होता ही होता है। वैश्विक स्तर पर भी कहीं ना कहीं एजुकेशन का, आप डायरेक्ट या आप मानेंगे तो खैर, नहीं मानने वाली कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ना ही है। वो हमको निकट भविष्य में दिखेगा। और ये जो खाई है, जो हम पहले से भी बोलते आए हैं, जो अमीरी और गरीबी की, एक स्कूल की फैसिलिटी नासा और DRDO लेवल के बच्चों को बना रही है, वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन, स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग और फॉरेन लैंग्वेज वाले बच्चे निकलते हैं, तो दूसरी तरफ 10-10 साल के बच्चे अनार का और आम का ही करके रह जाते हैं और उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। और ये जो खाई है, इस खाई को कोरोना ने, अब जो ऑनलाइन की एजुकेशन आ रही है, इसने भी अब इस खाई को और भी गहरा कर दिया है, और कर देना है, नहीं किया है तो वो करना है। आगे के दशक भर में आपको उसके असर, बुरे असर दिखेंगे। अब यहाँ क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है कि मैं खुद भी एजुकेशन लाइन से हूँ, लेकिन मैंने अब कोरोना के बाद प्रत्यक्ष तौर पे एजुकेशन में, अप्रत्यक्ष तौर पे रहूँगा, इनडायरेक्टली तो रहूँगा मैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे जो जीविका वाला जो कॉलम है वो मैंने अब अलग कर लिया है। क्योंकि मुझे 2014 से भी जो उम्मीदें थी या नहीं भी थी, वो अब खत्म हो गई। एजुकेशन में कोई काम हो सकता है, क्योंकि श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी जैसे नेता हैं, वो तो कहते हैं कि हाँ, जो पिछले 70 सालों में कम्युनिस्टों द्वारा जो गलत सलत जो पढ़ा के और लिख के और चेप के गए हैं, उसमें हमने बोले एक बिंदु और एक कामा और एक फुल स्टॉप तक भी चेंज नहीं किया है। तो ये इस तरह की बातें करके अपने आप को वाहवाही देना चाहते हैं। तो ठीक है, हमारा माइंडसेट है, हम जिस तरह से सोचते हैं हम वैसी ही बातें करेंगे। उन्हें वो अच्छा लगता है वो करें, और हमें ये अच्छा लगता है तो हम ये बातें करेंगे। यहाँ मैं और ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्राचीन परंपराओं में गुरु शिष्य परंपरा रही है, गुरुकुल रहे हैं। गुरुकुल में, एक एक गुरुकुल में 5 बच्चों से लेकर 10, 20 और 40, 50 बच्चों तक रहे हैं। तो हर गांव में अपने गुरुकुल हुआ करते थे, हर मोहल्लों के अपने गुरुकुल होते थे। गांव की पद्धति थी पहले, तो अब मोहल्ले और शहर बस गए हैं। तो हमें भी इन शहरों के आसपास, बक्सवाहा का भी एक प्रकरण मुझे ध्यान में आ रहा है, तो बक्सवाहा का भी प्रकरण यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं जंगल का। इस जंगल में नेचुरोपैथी का एक स्कूल बनाया जा सकता है, बहुत शानदार। अगर 200-400 करोड़ के हीरे मिल रहे हैं तो एजुकेशन का एक सेंटर बना के, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का सेंटर बना के अच्छे टीचर, डॉक्टर टीचर जो है वहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते हैं, और पूरे भारत भर से जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के विद्यार्थी, उनको वहाँ पर एडमिशन दिया जा सकता है। और जो बक्सवाहा के जंगल के आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा सकती है, वो जो पढ़ाई में गहरा अध्ययन की रुचि रखते हैं। ऐसे टीचर्स को भी हमें ढूंढना होगा। हमें, यदि मैं कहता हूँ तो जो भारत का सिस्टम है, मोदी जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वाले हैं, इन सबको कोई अच्छा कोई सिस्टम देखना ही होगा और पैरेलल कोई चीज़ लानी होगी, अदरवाइज ये चीज़ बहुत गहरे गर्त में चली जाएगी। मोदी जी को ही आह्वान करते हैं, मोदी जी को ही कहते हैं, हमारी नज़र में मोदी जी ही सक्षम व्यक्ति हैं। तो जो शिकायतें भी होंगी उन्हीं से ही करेंगे, और जो अच्छी बातें हैं वो भी उन्हीं से ही करेंगे।